हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 7 और आज जो हमने करना है आज के लेक्चर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर के। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं हर चैप्टर के तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं ईजी से ईजी वर्डिंग यूज़ करूँ ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर कोई पाकिस्तान से वाकंड से देख रहा है तो वो कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी वाकंड में हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है वाकंड से देख रहा है तो वो कमेंट पे ज़रूर मेंशन करना। ये हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि दो लिक्विड है ए और बी, उनकी एक की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और एक की इतनी है। अब वो कह रहे हैं कि बोथ लिक्विड्स पोर्ड इनटू कंटेनर, हमने उनको जो है वो कंटेनर में डाल दिया। वन लिक्विड, एक जो है वो तैरेगा, दूसरा उसके नीचे होगा। कौन सा जो होगा ऊपर होगा? क्या था? अब आपने कर लिया, एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है कौन सा बी। इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और इसकी जो है वो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने एक कंटेनर ले लिया और दोनों को इसमें डाल दिया, ए को भी इसमें डाल दिया, बी को भी डाल दिया। अब एक लिक्विड जो होगा वो ऊपर होगा, एक नीचे होगा। बताओ कौन सा ऊपर होगा? जिसकी डेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है वो ऊपर होगा, क्योंकि उसका वज़न कम है। जो हल्की चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर रहती है। आपने कभी देखा है, आपने पानी में कागज़ की कश्ती बनाते हो तो वो ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि उसका वज़न कम होता है, लाइट वेट होती है, इसकी डेंसिटी कम है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पानी नीचे होता है, वो ऊपर होती है। तो इनमें से जो हल्की है वो क्या रहेगी? ऊपर। इनमें से कौन सी वाली हल्की है? ए वाली। तो 1 ग्राम वाली ऊपर तैरेगी और दूसरी क्या होगी? नीचे। तो ए वाली ऊपर होगी और बी वाली क्या होगी? नीचे। तो हमने लिखा था लिक्विड विद लोअर डेंसिटी विल बी ऑन टॉप। if this case liquid A has density 1 gram and B have density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पे सारा क्वेश्चन से देख के लिखना है। तो A जो है वो लेस डेंस देन B, A की जो है वो लेस डेंस है देन B, सो लिक्विड A विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड B। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। अब यह है कि आपने मेथड फाइंड करना है टू फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की आपने क्या करनी है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, आपने क्या कर लिया, ये पानी ले लिया और इसमें एक इंसान को डुबा दिया, सबमर्ज कर दिया। ठीक है, सबमर्ज द पर्सन इन अ वाटर। आपने उसमें आपने जाके क्या करना है, एक कंटेनर है उसके अंदर पानी है और उसके अंदर जाके क्या करना है, एक इंसान ने जाके यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, जैसे ही वो जाके बैठेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल इतना था ना वो इधर आ जाएगा। आपने देखा होगा पानी में पत्थर भी डालते हो ना, पानी ऊपर हो जाता है। तो पहला उसका लेवल ये था, ये इनिशियल लेवल था। अब उसका लेवल ये हो गया जो कि फाइनल है। दो डिफरेंट वॉल्यूम आ जाते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि हम क्या करते हैं, VF माइनस VI करेंगे, इस तरह से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, सबमर्ज द पर्सन इन अ वाटर फिल कंटेनर। वाटर फिल कंटेनर में एक आदमी को हमने बिठा दिया। मेजर द लेवल ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर। ये पहले जब वो नहीं था अंदर तब मेजर किया पानी का, वाटर क्या था, जब वो जाके बैठ गया पानी ऊपर चला गया तो तब हमने किया। और उन दोनों को क्या कर देना, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, न्यू वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर देना, VF माइनस VI। और मैस कैसे निकालना है, आपने वेट मशीन पे जाना है और अपना मैस निकालना है और फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। इस तरह से आप करके कैलकुलेट कर लोगे। अब है कि हाउ प्लाज्मा इज़ फोर स्टेट ऑफ मैटर। ये हमने प्लाज्मा को बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। प्लाज्मा फोर स्टेट मैटर क्यों थी? क्योंकि हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारे पास के थे सॉलिड्स। ये अब मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी। उसको हमने हीट किया, मतलब आइस थी, आइस से क्या बन गया, पानी, वाटर बन गया। वाटर को भी जब हमने हीट करते हैं तो पानी ऐसे गैस बन जाती है। ठीक है, अब इस गैस को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एटम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 1 2 2 इसमें 8 होते हैं, इसमें से एक निकल जाएगा। जब एक निकल गया, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो ये जो निकला है ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हर एक से निकलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे और जहाँ से निकला प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो प्लस माइनस चार्ज आ जाते हैं अगर हम गैस को भी फर्दर करें। ये जिसमें आइंस बन जाते हैं प्लस और माइनस, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप जाके इसका लेक्चर ले सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको फोर्स करें क्योंकि इसमें आयनाइजेशन मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा में पॉजिटिव आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ में से नहीं निकलते, जिसमें से नहीं निकलते पूरे के पूरे रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। विच आर क्रिएटेड व्हेन गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। ये कब होता है, जब हम गैस को भी हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। कंडक्टिविटी, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी ना सॉलिड के पास चार्जेस होते हैं, ना लिक्विड के पास होते हैं, ना ही गैस के पास होते हैं। गैस के पास तो बिल्कुल न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है, पूरे के पूरे एटम मौजूद रहना।
जब इसको भी आप फर्दर हीट करोगे ना गैस को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ से निकलते हैं प्लस चार्ज आ जाता है, और जो निकला है तो प्लस चार्ज भी आ गया और माइनस भी आ गया। इस तरह से प्लाज्मा बनती है। डिटेल में हम नहीं करें, हम कर चुके हैं। हाई एनर्जी क्या होती है? एक तो इसमें इट कंटेन्स हाई एनर्जी, ठीक है। हाई, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि इसको चाहिए इतनी एनर्जी। प्लाज्मा को यहाँ बनाना जो है इतना आसान नहीं है, ना हम बना पाते हैं। एक्सपेरिमेंटली करो तो अलग बात है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए इट कंटेन्स हाई एनर्जी, इसमें हाई एनर्जी होती है। और जब भी किसी चीज़ में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है? अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। जैसे स्टार्स हैं हमारे पास, मून है और जैसे स्टार्स हैं और सन, स्पेशली हमारे पास सन में प्लाज्मा बहुत हो रहा होता है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये अपने अंदर से ऐसे लाइट को एमिट करते रहते हैं। और स्टार्स की भी लाइट क्यों मिलती है? क्योंकि इनमें प्लाज्मा होता है। दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी यूनिक है, ना वो सॉलिड्स में पाई जाती है, ना लिक्विड्स में, ना गैसेज में, ठीक है। क्योंकि इससे हमें लाइट्स मिलती है, आपने देखा होगा नियॉन लाइट, और जो बिजली चमकती है वहाँ से लाइट, स्टार्स से जो लाइट मिलती है प्लाज्मा की वजह से मिलती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा मैंने बहुत डिटेल में समझा, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपने उसका लेक्चर ज़रूर लेना है। यह है कि हम जो थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं, हम उसमें मरकरी यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं। हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते? कि वाटर इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि जो वाटर है अगर 0 सेल्सियस पे जाएगा तो वाटर जो होगा बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मरकरी 0 सेल्सियस पे जाके अगर हम बहुत ठंडे इलाके में उसको ले जाएँ तो फ्रीज़ नहीं करता, ठीक है। जब फ्रीज़ हो जाएगा वो पानी, तो वो तो फिर टेम्परेचर को मेजर ही नहीं करेगा, तो इसलिए वो तो फ्रीज़ हो जाएगा। एक्सपेंशन क्या है कि वो इतनी साथ साथ एक्सपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है थर्मामीटर में ऐसे बल्ब लगा होता है ना, और इसके अंदर ये होता है, तो इसके अंदर मरकरी जो होता है वो एक्सपेंड करता है ना, आपको जितना बुखार होता है वो रेड लाइन वहाँ तक आ जाती है। तो वो क्या मतलब, वो मरकरी फैल के यहाँ तक आता है, वो एक्सपेंड करता है। तो वाटर इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं करता। फिर विजिबिलिटी क्या है कि वाटर का कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको देखना जो होता है मुश्किल होता है। इसमें तो हम रेड कलर का होता है ना, तो हमें आसानी से नज़र आ जाता है। और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर 100 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो वाटर तो बॉयल कर जाएगा, वो वहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है, अंदर रहेगा ही नहीं। जबकि हमें बुखार तो 120 तक भी जाता है, तो वो मरकरी या अल्कोहल तो आसानी से उसको मैयर कर लेते हैं, लेकिन पानी होता तो वो तो बिल्कुल वहाँ से उड़ जाता है। सो मरकरी और कलर्ड अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है, कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस? इंटरनल एनर्जी जो होती है, आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए बगैर क्या इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस की बढ़ा सकते हैं? यस, हम बढ़ा सकते हैं। पहला कैसे? वर्क डन करके। आपके पास ये गैस है, आपने इस पर क्या करना है? वर्क करना है, आपने इसको दबाना है। ऐसे करके जब गैस को दबाओगे तो गैस क्या चली जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगी, आपने उसको दबाया। जैसे ही आप दबाओगे तो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंप्रेसिंग अ गैस कैन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर को इंक्रीज के बगैर हम गैस को कंप्रेस करके दबा के हम उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। दूसरा, आपने इस पे हेडिंग देनी है फेस चेंज। फेस चेंज क्या होती है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना। सॉलिड से लिक्विड कब जाते हैं? आइस किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में। तो वो क्या है? सॉलिड से लिक्विड में जाना। या फिर लिक्विड से किस में जाना? गैस में। वेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे ऐसे वो उड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? लिक्विड से गैस। तो एनर्जी इज एडिड, जो एनर्जी है ना वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, क्योंकि आप आइस से वाटर में कब जा रहे हो? जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ रहे हो, तभी तो ये पार्टिकल्स खुले खुले हो गए, आपने इनके दरमियान की जो फोर्स है उसको ख़त्म कर दिया। तो एनर्जी तो सारी की सारी इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ हो रही, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं हो रही। तो वो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हो रही है, रेदर देन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? विच इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इन दीज केसेस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस रेदर देन टेम्परेचर। इन दोनों केसेस में जो एनर्जी है ना वो सारी की सारी प्रोसेस के लिए यूज़ हो रही है, उस पर काम कर रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं हो रही। आपने सीक्वेंस वाइज लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर ये वाली लाइन लिखनी है कि इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी जो है प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वाई आर फिक्स्ड पॉइंट स्केल रिक्वायर्ड फॉर थर्मामीटर्स। फिक्स पॉइंट स्केल ज़रूरी क्यों होते हैं थर्मामीटर के लिए? व्हाट आर डिफिकल्टीज आर देयर सेटिंग फिक्स पॉइंट फॉर थर्मामीटर्स। फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? जब हम एक स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट हो, जैसे हमें पता है कि जो 0 सेल्सियस है वो आपको पता है कि इसमें आइस जो होती है पानी में कन्वर्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और एक हमें पता है कि 100 सेल्सियस जिसमें पानी बॉयल हो जाता है। ये ऐसा टेम्परेचर है जो हर किसी को पता होता है, तो इसलिए हम इनको फिक्स कर लेते हैं कि ये फिक्स है, ठीक है। ये इसलिए आपके थर्मामीटर्स में रीडिंग 0 से 100 तक की ज़्यादा होती है। तो फिक्स पॉइंट ज़रूरी होते हैं क्रिएटिंग करने के लिए, टेम्परेचर बनाने के लिए। जब हम टेम्परेचर का स्केल बनाते हैं ना, यहाँ पे 0 के बाद फिर हम 10, 20, 30 इस तरह से बनाते हैं, तो ये फिक्स कर देते हैं हम इन पॉइंट्स को लास्ट पे। और इसकी रीजंस हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, टॉपिक हमने चैप्टर्स पढ़े थे उसमें कर लिए थे, तो इसमें अगर हम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
बेसिकली हमें क्या करते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर की मेजरमेंट देते हैं। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं इनको सेट करने वक्त, ये सब्सटेंस यूज्ड फॉर फिक्स पॉइंट मस्ट बी एक्सट्रीमली प्योर टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। एक तो वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं ना फिक्स पॉइंट बनाने के लिए, वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्प्योर होगा तो थर्मामीटर में इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, फिर वो उसकी वजह से भी टेम्परेचर को ख़राब मेजर करके देगा। एक तो प्योर होना चाहिए। इन्वायरमेंटल की कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कंट्रोल होना प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस का, वो ज़रूरी है अगर हमने फ़िक्स पॉइंट जो है वो एक्यूरेट लेने हैं। तो अगर हम इनको मेजर नहीं करेंगे तो इनकी वजह से हमारे फिक्स पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट है कि मरकरी को अगर आप अल्कोहल से रिप्लेस कर देते हो, आप मरकरी ज़्यादातर यूज़ करते हो, अगर आप उसके लिए अल्कोहल यूज़ कर लोगे तो क्या पॉसिबल चेंजेस आएंगे सेंसिटिविटी और रेंज ऑफ थर्मामीटर में। सेंसिटिविटी क्या होती है कि आपके पास छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी ये मेजर करता है, तो वो होता है सेंसिटिव। अगर छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी मेजर करता है तो सेंसिटिविटी हाई है, और अगर वो मेजर नहीं करता तो उसका मतलब सेंसिटिविटी उसकी कम है। ये हमने सेंसिटिविटी वाले उसके टॉपिक में हमने पढ़ा भी था। सबसे पहले तो रिस्पॉन्स, अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्स मोर स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता स्लो देते हैं, तो इसलिए इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। स्लो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी मेजर करेंगे। जब भी टेम्परेचर चेंज आता है तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा अल्कोहल जो होता है वो एक्सपेंड करता है ज़्यादा देन मर्करी, सो ग्रेटर एक्सपेंशन जो होती है वो अल्कोहल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, ठीक है। एक रीज़न ये है कि आहिस्ता, जब आप टेम्परेचर चेंज होता है ना तो एकदम से ये भी यहाँ से यहाँ नहीं चला जाएगा, आहिस्ता 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 जाएगा, इसलिए ये छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी रीड करता हुआ जा रहा है। और जो ये और दूसरा ये कि आपके पास ये एक्सपेंड करते हैं ज़्यादा देन मर्करी, और ग्रेटर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये आपके पास ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर हम रेंज देखते हैं तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो मेजर टेम्परेचर वो हमारे पास 78 सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा बिकॉज ये बॉयल कर जाएगा। जबकि मरकरी होती है उसकी अगर हम रेंज देखते हैं तो वो 357 तक मेजर करके देता है टेम्परेचर। तो कौन सा वाला बेस्ट हुआ, 357 वाला, क्योंकि मरकरी इसलिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी रेंज ज़्यादा है, ये 78 से ज़्यादा कर ही नहीं सकता मेजर। उसके बाद हमने कहा कि सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है ना, तो ये छोटे टेम्परेचर्स पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अल्कोहल जो होता है वर्क वेरी वेल लो टेम्परेचर पे, जैसे -114 पे, जबकि मरकरी जो होता है वो कैन नॉट मेजर टू अबाउट, वो -39 से ज़्यादा नहीं मेजर कर सकता। सो अल्कोहल थर्मामीटर्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हाई के लिए नहीं होते। जबकि मरकरी वाले जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर अगर हमने मेजर करना उसके लिए बेस्ट होते हैं, लो वाले को वो नहीं मेजर कर सकते। लो के लिए अल्कोहल बेस्ट है और हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, y -273.15 सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक, जैसे ये आपके पास है लिक्विड, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तेज़ी तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फिर आप इसी चीज़ को उठा के फ्रिज में रख दोगे तो अब फ्रिज में से हीट बाहर निकलती जाएगी और मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे आते जाएंगे, ठीक है। और एक वक्त आएगा कि मूव करना छोड़ देंगे, बिल्कुल रेस्ट पे चले जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं जब बिल्कुल मूव करना छोड़ गए, मतलब मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, वो हम कहते हैं कि -273 सेल्सियस की फॉर्म में, और अगर केल्विन की फॉर्म में देखते तो 0 केल्विन होता था। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन, वो छोटे से छोटा टेम्परेचर जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाए उसको बोलते हैं दिस -273.15 टेम्परेचर इज 0 केल्विन। केल्विन में देखें तो 0 केल्विन होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो हम पहुंच सकते हैं इस तक, लेकिन हम इसको अप्रोच नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 1 को अप्रोच करने का क्या मतलब है कि मैं 0.8 तक जा सकती हूँ, मैं 1 तक नहीं जा सकती। 0.8 के बाद 0.9 आता है और फिर 1 आता है ना, तो मैं पहुँच सकती हूँ उसके करीब करीब, लेकिन मैं उस 1 तक नहीं अप्रोच कर सकती। इसका मतलब ये होता है पहुँचने का मतलब, और अप्रोच का मतलब और रीच का मतलब होता है पूरे 1 पे पहुँच जाना। आप देखो मैं 0.1 तक जा सकती हूँ, लेकिन 0.8 तक जा सकती हूँ, पूरे 1 तक नहीं जा सकती। इसी तरह तो वी कैन अप्रोच एब्सोल्यूट ज़ीरो, हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा एक्यूरेट ये नहीं फाइंड कर, इस तक नहीं पहुंच सकते। We can never actually reach it because it would require moving all energy from a system। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, मूव करना छोड़ देते हैं, तो हम सिस्टम से कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी नहीं निकाल सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि आप किसी भी सिस्टम से कभी भी पूरी एनर्जी नहीं निकाल सकते। और ये हमें क्या कह रहा है कि जब भी सिस्टम से एनर्जी निकलती, फ्रिज में रखते हैं तो गर्म चीज़ ठंडी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी निकल जाती है, तो पार्टिकल्स अपनी रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रेस्ट पे नहीं आते, हल्का हल्का सा मूव करते रहते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी कभी भी सिस्टम से नहीं निकल सकती। उसके बाद थर्मामीटर इज सुइटेबल टू मेजर हाई टेम्परेचर्स बट नॉट लिक्विड
इन ग्लास थर्मामीटर। हम कहते हैं कि हम ज़्यादा जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो यूज़ करते हैं, वो थर्मोकपल वाले थर्मामीटर्स क्यों यूज़ करते हैं हम ग्लास इन लिक्विड थर्मामीटर जो नॉर्मली हम घरों में हमारा यूज़ होता है ना, वो ग्लास इन लिक्विड थर्मामीटर होता है, वो हम ज़्यादा अब यूज़ करना छोड़ के हम थर्मोकपल वाले थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो हम नॉर्मली घरों वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम उसको छोटा टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हमें बहुत बड़ा टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो फिर ये एक छोटा सा थर्मामीटर काम नहीं आता। तो लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर आर नॉट सुइटेबल फॉर हायर टेम्परेचर। इट ओनली वर्क अप टू, वो सिर्फ 357 सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अगर हमें 500 सेल्सियस चाहिए तो हम एक छोटे से थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड कैन बॉयल और थर्मामीटर कैन ब्रेक। जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हमने पढ़ा था ना, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टूट सकता है। तो या तो ये टूट जाएगा या उसके अंदर जो लिक्विड है मरकरी वगैरह वो बॉयल कर जाएगा, ठीक है, 1000 तक जाने पे। तो ये जो थर्मोकपल्स होते हैं ये मेजर करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर अप टू थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस तक भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, दे डोंट यूज़ लिक्विड, उनके अंदर लिक्विड तो होता नहीं जो बॉयल कर जाएगा या फ्रीज़ कर जाएगा, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब हमने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हायर टेम्परेचर मेजर करना होता है। और जैसे हमने नॉर्मल बुखार वगैरह चेक करना है तो हम फिर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा होता है। आगे है कि कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। तो हमने ये तो रेंज क्या होती है और सेंसिटिविटी क्या होती है ये तो टॉपिक में पढ़ लिया था, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर है कि यस, सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर कैन बी इंक्रीज, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। ये सारा क्वेश्चन से देख के लिखना है। कैसे? यूज़ थिन ट्यूब। अगर आप ये जो आपके पास ट्यूब होती है ना, ये थिन, अगर आप पतली यूज़ करोगे, अभी हमने टॉपिक को पढ़ते हुए किया था, अगर आप ये पतली यूज़ करोगे तो हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। अगर ये मोटी होगी, जैसे इतनी मोटी फिर इतना बल्ब होगा, तो फिर हमारा सेंसिटिविटी जो होगी कम होगी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? छोटे से छोटे टेम्परेचर के चेंज को भी मेजर करना। जैसे 0.1 का भी टेम्परेचर चेंज हुआ है तो ये उसको भी मेजर करे, अगर इतना बड़ा होगा तो ये मेजर नहीं करता। यूज़ अ नैरो ट्यूब सो डैट लिक्विड राइज मोर फॉर अ स्मॉलर टेम्परेचर चेंज, ताकि अगर छोटा सा भी टेम्परेचर का चेंज आया ना तो ये अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो ये हमें शो करे कि टेम्परेचर का चेंज आए। ये ऊपर कब जाता है? जब टेम्परेचर में चेंज आता है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इंक्रीजिंग द बल्ब साइज़। ये जो बल्ब लगा होता है ना, अगर आप ये ज़्यादा इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखोगे, अगर छोटा सा साइज़ रखोगे तो क्या होगा? इसमें ज़्यादा लिक्विड होगा ही नहीं जो यहाँ से ट्यूब में जाए और एक्सपेंड करे फैले। तो इसका जितना ज़्यादा ये बल्ब होगा उतना इसके अंदर लिक्विड भरेगा और फिर वो ज़्यादा इसको लिक्विड प्रोवाइड करेगा ट्यूब को कि वो आगे जाके टेम्परेचर के साथ साथ फैले। तो ये हमने खैर टॉपिक में भी डिस्कस की थी चीज़ें। इसको मैंने ना इसी क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे एक हेडिंग के फॉर्म में भी लिखा था। आपको जो इजी लगता है आप दोनों में से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट्स के फॉर्म में भी बना के रखा कि लार्ज बल्ब, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिक्विड होगा। मोर लिक्विड मतलब कि एक्सपेंशन ज़्यादा होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है? हीट मिल रही है। नैरो ट्यूब क्या? मेक द लिक्विड राइज हायर, ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन होगी। और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में भी आपके पास जो ज़्यादा लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि लार्जर बल्ब प्रोवाइड मोर लिक्विड वाइल नैरो ट्यूब मेक द चेंज मोर विजिबल। हमें चेंज एक तो अच्छे से नज़र आता है कि वाकई हमें पता लगता है कि अगर ये आपके पास इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक चेंज आया तो ये ऊपर जाएगा ना जब लिक्विड फैल के, तो हमें पता लगेगा हाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो ये फिर लिक्विड फैल के ऊपर गया। ठीक है, तो विजिबल हो जाता है आसानी से। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो या आपने ये भी लिखना है या आप ये वाला कर सकते हो। एक स्टूडेंट क्लेम कर रहा है डेट टू हैव कंस्ट्रक्टेड अ मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हाउ कैन। अगर उसने वो कह रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छा सेंसिटिव ग्लास इन थर्मामीटर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर बनाया है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो क्लेम कर रहा है कि मेरा बहुत अच्छा थर्मामीटर है वो ठीक है या नहीं? तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैलिब्रेशन यूज़ करते हैं ना। कैलिब्रेशन क्या होती है कि हम एक स्टैंडर्ड जो है हम सबको पता होता है कि 0 सेल्सियस पे जो आइस होती है वो पिघल के क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है। और 100 सेल्सियस जो है उस पर आके पानी जो होता है बॉईल कर जाता है, सबको पता है ना। तो हम इन 2 पॉइंट्स टेम्परेचर्स को क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। अब अगर मुझे चेक करना है मेरा थर्मामीटर ठीक है या नहीं, तो मैंने एक बर्फ़ ली, वो जब पानी बन गई तो मैंने वहाँ पे थर्मामीटर को रखा। अगर वो 0 सेल्सियस शो करवा रहा है इट मीन्स कि वो टेम्परेचर ठीक, वो थर्मामीटर अच्छा है। अगर वो 1 सेल्सियस ठीक शो करवा रहा है तो इट मीन्स कि वो गलत है, हमें इसको सेट करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने पानी लिया, जब वो बॉईल हो गया तो मैंने अंदर उसके थर्मामीटर रख दिया। अगर टेम्परेचर 100 सेल्सियस रीडिंग शो करवा रहा है इट मीन्स कि वो ठीक है। अगर वो नहीं करवा रहा है इट मीन्स कि वो ठीक नहीं है, हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम इसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड थर्मामीटर के साथ एट नॉन टेम्परेचर्स। ठीक है, जो टेम्परेचर नॉन टेम्परेचर 100 सेल्सियस और 0 सेल्सियस होता है जो हमें पता होते हैं।
दूसरा हम उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, हम उसका चेक करेंगे कि ये छोटे से छोटे टेम्परेचर के चेंज पे भी रिएक्ट करता है या नहीं। इस तरह से होता है ना, थर्मामीटर बल्ब बना होता है, अंदर मरकरी होता है। अगर छोटा सा भी मरकरी ये फैल के कब ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है, अगर 0.1 सेल्सियस का भी चेंज आया तो मरकरी फैले, और टेम्परेचर चेंज हुआ है वो और फैले। तो वो छोटे से छोटे, ये नहीं कि सिर्फ 1 सेल्सियस बड़े बड़े टेम्परेचर्स पे फैल रहा है, नहीं, 0.1 सेल्सियस पे भी कभी तो टेम्परेचर में चेंज आया ही है ना, तो उसमें भी उसको रिएक्ट करना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि वो क्या छोटे से छोटे टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर रहा है। मेजर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस एंड सी हाउ द लिक्विड राइजेस, के किस तरह से लिक्विड फैल रहा है। रिस्पॉन्स टाइम, मेजर हाउ क्विकली इट रिएक्ट टू द टेम्परेचर, कितनी, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो गया और वो फिर आराम से फैले, नहीं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो फ़ौरन मरकरी फैल के ऊपर जाए। तो रिस्पॉन्स टाइम भी उसका अच्छा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट ये है कि हम बार बार चेक करके देखें एक एक्सपेरिमेंट पे कि वो वही रीडिंग दे रहा है। यही ना हो कि अगर मैंने इसको जब आइस से मेल्ट होके वाटर बनी है, लिक्विड बना है, तो मैंने यहाँ पे थर्मामीटर दिया है तो वो 0 सेल्सियस रीडिंग, ये नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद रखूँ तो वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करूँ तो 1 सेल्सियस दे, दोबारा एक्सपेरिमेंट करूँ तो कोई और रीडिंग दे रहा हो, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। बार बार आप चेक करोगे एक ही एक्सपेरिमेंट पे तो उसको एक ही रीडिंग देनी चाहिए। इट मीन्स कि इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेक टेस्ट, बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट पे अप्लाई करते जाना उस चीज़ को।